नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में, उसके बाद डिस्कशन होगा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे पैलेस्टाइन वॉर क्राइम से रिलेटेड। ओके, क्या है पूरा कंटेस्ट डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। क्या हुआ है, क्यों सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली न्यूज में आया है? तो देखिए यहां पर क्या हुआ, एक वाइल्ड फायर ब्रोक हुई है। ठीक है, काफी तेजी के साथ एक मैसिव फायर यहां पर ब्रोक हुई है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। अभी तक ये फायर जो है वो बायोस्फीयर एरिया के कोर रीजन में नहीं पहुंची है। ठीक है, इसी कारण अभी जो डैमेज है वो काफी कम है, बट स्टिल खतरा बना हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, तो उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है, याद रख लीजिए इस बात को। इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, चलिए और थोड़ा डिटेल से इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो नाम है सिमलीपाल, इसका जो नेम है वो कहां से डिराइव हुआ है? तो सिमुल से डिराइव हुआ है। ओके, सिमुल का मतलब होता है सिल्क कॉटन ट्री। ठीक है, जो कि यहां पर पाई जाती हैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसे पहले टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया था। कब? 1956 में। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया 1973। जैसे आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में ही इनिशिएट किया गया था, और उसी की स्टार्टिंग में ही इस बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, रही बात अगली कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस कब दिया गया? तो 1994 में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया है। ठीक है, उसके साथ ही साथ 2009 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी इंक्लूड किया गया। ओके, अब यहां से आपका अगला क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, और मोस्ट रिसेंटली कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अगली बात देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व, इन सभी से साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, जैसे कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो तीनों सेंचुरीज या फिर टाइगर रिजर्व जो हैं वो तीनों मिलकर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बनाते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन से पार्ट्स हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के? सबसे पहले सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना, याद रखिएगा नाम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, लोकेशन कहां पर है इसकी? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये कहां पर लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है, और उड़ीसा के मयूरभांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, और ईस्ट एंड है ईस्टर्न घाट का। ओके, कितना एरिया कवर करता है जानने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल या देख लीजिए एक बार टोटल एरिया इसका। ठीक है, 4374 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वेजिटेशन की बात करें तो बहुत सारे यहां पर वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये जो एरिया है यहां पर किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो देखिए यहां पर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, और हाई लेवल साल फॉरेस्ट भी यहां पर पाए जाते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकल कर आता है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे देना है। इंडिया में हाईएस्ट नंबर कौन से डेजर्ट्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों के लिए इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन कौन सी ट्राइब्स जो हैं वो इस बायोस्फीयर रिजर्व्स में पाई जाती है? तो देखिए दो ट्राइब्स इस रीजन की काफी ज्यादा फेमस है, इरेंगा खारियाज और मंखीर दियाज। ठीक है ना, ये दोनों ट्राइब्स काफी फेमस है इस रीजन में, जो कि यहां पर पाई जाती हैं। ओके, मेन जो यहां पर इनका काम है, किस चीज का काम है? तो देखिए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वगैरह में ये इन्वॉल्व रहते हैं, कलेक्शन ऑफ सीड्स, टिम्बर वगैरह का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, वाइल्ड फायर जो है, देखिए अभी तक कंक्लूसिव चीजों के बारे में पता नहीं चला है कि क्यों ये वाइल्ड फायर स्प्रेड हुई है, बट स्टिल
दो रीजन होते हैं वाइल्ड फायर के। सबसे पहले तो नेचुरल कॉजेज सच एज लाइटनिंग वगैरह, अगर लाइटनिंग वगैरह हुई है उसके कारण कोई फायर स्टार्ट हो जाए, वो हो सकते हैं, या फिर मैन मेड रीजन भी हो सकते हैं वाइल्ड फायर के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या है, यानी कि वाइल्ड फायर से प्रोटेक्ट करने का क्या काम किया जा रहा है। देखिए, वाइल्ड फायर को प्रोटेक्ट करने का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, अगर आप या तो फिर जो फायर का जो एरिया है उसे कट ऑफ कर दें बाकी के फॉरेस्ट से। फॉर एग्जांपल, यहां पर ये वाइल्ड फायर स्प्रेड हो रही है, ठीक है, ये पूरा आपका फॉरेस्ट है। आप क्या करो, यहां से एक लाइन वगैरह ड्रॉ कर दो, यहां पे जितनी भी ट्रीज वगैरह हैं उनको कट कर दो, ताकि ये जो फायर है उसको क्या ना मिले, फ्यूल ना मिले आगे बढ़ने के लिए। तो ये फायर जो है वो यहां पर आकर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है ना, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। उसके बाद फिर ऊपर से रेन वगैरह कराएं, हम हेलीकॉप्टर्स वगैरह से ले जाकर वाटर वगैरह थ्रो करें उसके ऊपर, एक सॉल्यूशन वो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है राइट टू एजुकेशन से। क्या कंटेस्ट है राइट टू एजुकेशन के बारे में हम सभी ने सुना हुआ है। ओके, जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें आज पता चल जाएगा क्या होता है राइट टू एजुकेशन, किस प्रकार से एग्जिस्टेंस में आया, सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, ये न्यूज में क्यों आया। ठीक है, देखिए क्या हुआ, एक भाई साहब ने पिटीशन फाइल की थी, कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में। उनकी पिटीशन किस चीज से रिलेटेड थी, तो उनकी पिटीशन रिलेटेड थी कि राइट टू एजुकेशन जो है ना, उसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों के अंदर ही सब क्लास बनाई गई है, जो कि क्या होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। ठीक है ना, EWS सेक्शन के नाम से जानी जाती है। तो राइट टू एजुकेशन को चिल्ड्रंस ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड या फिर वीकर सेक्शन तक भी पहुंचाया जाए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पिटीशन फाइल की थी। लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। ठीक है ना, इसको पड़े रहने दिया इस पिटीशन को। उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, ये पिटीशन को फाइल किया गया। ठीक है, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि आप क्या करो, इस पिटीशन के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन वगैरह लो। ठीक है, तो ये है पूरा कंटेस्ट। इसके बाद अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले अभी तो आपको जानकारी होगी, राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये पहले राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं हुआ करता था। ये पहले आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 39F के अंदर इंक्लूडेड था, जो कि पार्ट होते हैं हमारे DPSPs के। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट टाइम एक कमिटी को बनाया गया जिसका नाम था रामा मूर्ति कमिटी। ठीक है ना, इसने क्या रिपोर्ट दी थी, तो इन्होंने रिपोर्ट दी, ये फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था किसके ऊपर, राइट टू एजुकेशन के ऊपर। यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ राइट टू एजुकेशन को डिलीवर करने का। ठीक है, फिर उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आता है। जहां कब आता है वो लैंडमार्क जजमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया। कौन सा केस था, तो उन्नी कृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर, यह था पूरा केस। ठीक है ना, इस केस में यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, यह बात पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोली गई। क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि राइट टू एजुकेशन फर्स्ट टाइम पर फंडामेंटल राइट कौन सी जजमेंट में बोला गया था। तो नाम याद रखेगा, उन्नी कृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, एक कमेटी दोबारा से सेटअप की जाती है। जब अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, तो अब सरकार को भी कोई ना कोई कानून तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, एक कमेटी सेटअप करती है जिसका नाम होता है तपस मजूमदार कमेटी। ओके, और इसने क्या बोला, इसने बोला कि हमें एक नया आर्टिकल इंसर्ट करना चाहिए आर्टिकल 21A के नाम से, जहां पर राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा। ठीक है, फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2002 में। इस पॉइंट को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल की। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में क्या किया जाता है, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया जाता है अंडर पार्ट 3 आर्टिकल 21A। ओके, क्या बोला जाता है इस आर्टिकल में कि राइट टू एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ओके, फिर इसी के बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आया जाता है 2009 में।
याद रखिएगा ये बेसिक बातों को। आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें बोली गई, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए फॉर एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है ना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके साथ क्या बोला गया, जो नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं मिलता है, ठीक है ना, वहां पर 25% सीट्स को क्या किया जाए, रिजर्व किया जाए, ताकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग वहां जाकर पढ़ सकें। ओके, इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो कि क्या कभी एडमिशन वगैरह नहीं ले पाते हैं, उनके लिए भी एक प्रोविजन ऐड किया गया कि वो आगे चल के अपनी एज ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो फंड वगैरह आएगा, पैसा वगैरह, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में शेयर कर लेगी। ठीक है, फिर एजुकेशन इस समय कौन से एक्ट में, मतलब कौन सी लिस्ट में आता है, तो इट इज अंडर कंकरेंट लिस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा अगेन। ठीक है, अच्छा एग्रीकल्चर बताइएगा मुझे, एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में आता है कमेंट बॉक्स में, क्या ये सेंट्रल लिस्ट में आता है, ठीक है, या फिर कंकरेंट लिस्ट में है, या फिर स्टेट लिस्ट में है। और कोई भी आंसर को रिफर नहीं करेगा, ठीक है ना ही आप इंटरनेट पे चेक करोगे, ना ही किसी बुक से रिफर करोगे। जो पहला थॉट आपके मन में है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कंकरेंट गवर्नमेंट। ओके, चलिए, फिर उसके साथ साथ दूसरे प्रोविजंस जो इस एक्ट में डाले गए, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में डाले गए। यानी कि क्या मतलब हुआ, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है टीचर का, यानी कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, वो भी इसमें डाला गया कि एक कनेक्शन बनाया जाए पीपल और टीचर का। ठीक है, फिर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वर्किंग डेज, इन सब चीजों को भी इसके अंदर डिसाइड किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद टीचर्स के लिए इसमें एक प्रोविजन दिया गया, प्रोविजन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क। ठीक है, यहां से रोक दिया गया। ओके, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स विद अ रिक्वेस्टिक एंट्री एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, कुछ चीजों को प्रोहिबिट भी करता है, फिजिकल पनिशमेंट वगैरह, मेंटल हरासमेंट वगैरह को पनिश करता है। ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रंस, इसको बंद करता है। कैपिटेशन फीस हटाता है इसको भी। प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर, इनको भी बंद करता है। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, इसे भी बंद किया जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजों को प्रोहिबिट किया जाता है इसमें। ओके, एक मिनट रुकिए। चलिए, इसके बाद फिर चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग को बनाया जाता है। ओके, आर्ग्यूमेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ, इसके बाद क्या बोला जाता है कि देखिए, इसके बाद बोला जाता है कि जो क्या होता है ना कि अभी 9th तक एजुकेशन तो दे दी हमने, अभी देखा एक पॉइंट देखा यहां पर डिस्कस किया, जहां पर क्या बोला गया 25% सीट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में भी रिजर्व की जाती थी। लेकिन अब यहां पर होता क्या है ना, प्राइवेट स्कूल वाले जैसे ही बच्चा 8th के बाद पास होता है, उसके बाद वो 9th क्लास में जाता है। अब 9th क्लास से उसकी जो फीस है ना, वो उसको वही पे करनी पड़ती है जो एक्चुअल फीस है स्कूल की। लेकिन अब वहां के जो बच्चे, जो पेरेंट्स होते हैं उसके, वो तो उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब यहां से क्या किया जाता है, बच्चे को ट्रांसफर किया जाता है कहां पर, एक गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, जहां से उसकी जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो इस पॉइंट को एक्सटेंड करने की बात की गई कि क्लास 8th के बाद भी EWS वाला जो पार्ट है उसको एक्सटेंड किया जाए। एक बच्चे ने अगर एडमिशन ले लिया है तो उसकी पूरी 12th वहां से कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जहां पर 10% जो है वो रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आया करते थे। ठीक है, उन्हें एडमिशंस और जॉब्स वगैरह में एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 में चेंजेस किए गए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। ओके, क्या हुआ है, क्यों ये रिपोर्ट अचानक से हाईलाइट हो गई है, क्योंकि इसने क्या किया है, इंडिया को फ्री स्टेटस से पार्शली फ्री में डाल दिया है, यानी कि इंडिया की रैंकिंग गिर गई है। ठीक है, इसी कारण ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में बनी हुई है। ओके, क्या बताया गया है इसमें, सबसे पहले तो जो डेमोक्रेसी है ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, द रिपोर्ट सेड दैट नियरली 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्ड इन अ कंट्री दैट फेस्ड डिटोरिएशन ओवर द लास्ट ईयर। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी का लेवल धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर
मोस्ट फ्री कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी अच्छे वर्क कर रही है या फिर फ्री कंट्री जिनको माना जा रहा है वो कौन सी है? फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन वगैरह टॉप पोजीशन पर बनी हुई हैं। और लीस्ट फ्री कंट्रीज में तिब्बत और सीरिया को रखा गया है। ठीक है, इंडिया की भी हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो इंडिया जो है लास्ट ईयर 2020 में 71st रैंक पर था और इस बार 67 रैंक नहीं 71st पॉइंट हुआ करते थे, उसके स्कोर हुआ करता था 71। अब उसका जो स्कोर है वो काफी कम रहा है, 67 उसका स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है? देखिए ये पब्लिश की जाती है एक ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा। ओके, जो कि क्या है, एक यूएसए की गवर्नमेंट फंडेड या फिर बोला जाए गवर्नमेंट ग्रांटेड एक एजेंसी है। ठीक है, जो कि कब से डेमोक्रेसी को ट्रैक डाउन कर रही है? तो 1941 से। ओके, अब रही बात जो स्कोर्स वगैरह दिए जाते हैं उनका ग्राउंड क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले तो पॉलिटिकल राइट्स, वहां के जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा कौन से पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय किया जाता है, सिविल लिबर्टीज, ठीक है ना। और कंट्रीज को 3 कैटेगरी में डाला जाता है, फ्री, पार्शली फ्री और नॉट फ्री। ओके, ठीक है। इंडिया का स्कोर जो है वो कम हो गया है, हम 67 स्कोर हमारा रहा है लास्ट ईयर से। टोटल जो रैंक नंबर मार्किंग होती है वो होती है 100। ठीक है, क्या रीजंस रहे हैं जिसके कारण इंडिया का जो स्कोर है ना वो फॉल हुआ है? अब देखिए यहां पर ना एक ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं लोगों को, जो कि क्या बोलेंगे कि ये जो एजेंसी है ना जो रैंकिंग वगैरह दे रही है वो यूएसए के द्वारा फंडेड है, यानी कि गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, एक एनजीओ वगैरह नहीं है। ठीक है ना, खुद की तरफ से वर्क नहीं करता है या फिर यूनाइटेड नेशन की कोई एजेंसी इसको काम नहीं कर रही है। तो यहां पर क्या कर सकती है, यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को डाउनग्रेड करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए भी ऐसा कर सकती है। ठीक है, बट अगर हम इसके रीजंस की तरफ ध्यान देना, जो रीजंस वगैरह दिए गए हैं जिसके कारण इंडिया का जो रैंक है वो फॉल हुआ है, तो वो बहुत हद तक ठीक ठाक लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ मीडिया। देखिए पिछले कई दिनों से हम लोग ना जाने कितने आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है ना, डिफेमेशन से रिलेटेड, सेडिशन चार्जेस से रिलेटेड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड ना। आए दिन किसी ना किसी जर्नलिस्ट के ऊपर सेडिशन चार्जेस वगैरह लगा दिए जाते हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट वो लगा दिया जाता है। ठीक है, किसी भी सेलिब्रिटी वगैरह को या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई केस कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कई बार केसेस हमारे सामने आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट बताया गया वो है एलिवेशन ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट इंटरेस्ट। अब ये थोड़ा सा विवादित इशू हो सकता है, बट यहां पर क्या है, अभी हमने देखा क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा एक्ट लेकर आया गया जहां पर रिलीजियंस को कन्वर्ट करने से प्रोहिबिट करता है, जो ठीक है ना, यानी कि आप रिलीजन को, अगर आप मैरिज वगैरह कर रहे हो तो उसके बाद आप रिलीजन वगैरह जो है अपना कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो ये क्या है, ये भी आपकी फ्रीडम के ऊपर रुकावट है, आपको कुछ करने से रोका जा रहा है जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फिर इंटरनेट फ्रीडम, आए दिन गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी एरिया में क्या किया जाता है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। बहुत फेमस कश्मीर, जम्मू वगैरह वाला जो रीजन है वो काफी फेमस रहता है। ठीक है, फिर कोविड जो रिस्पॉन्स रहा वो भी काफी ज्यादा हार्श रहा इंडिया में। ठीक है ना, वन ऑफ द टफेस्ट लॉकडाउन इंडिया ने फेस किया। ठीक है, और जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनकी काफी ज्यादा हालत खराब हुई उसमें। ठीक है ना, उसके साथ साथ ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक तरह से कैरियर हैं वायरस का और स्प्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण क्या स्प्रेड हुआ, मॉब विजिलेंटिज्म स्प्रेड हुआ। ठीक है ना, एक डर का माहौल क्रिएट हुआ। चलिए ठीक है, फिर क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर, गवर्नमेंट जो है, देखा था हमने जब लास्ट टाइम प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे दिल्ली में, अभी तो फिर भी काफी कम है। ठीक है, लेकिन जब लास्ट टाइम प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, जब स्टूडेंट्स वगैरह ने प्रोटेस्ट किया था, तो पुलिस ने कॉलेज प्राइमेस के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स को पीटा था। ठीक है ना, जो कि एक काफी अनएथिकल अप्रोच थी। इस बार क्या हुआ, इस बार क्यों सरकार ने ऐसा कोई हार्श स्टेप नहीं लिया? क्यों? क्योंकि फार्मर्स हैं, फार्मर्स के साथ पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़ा होता है, कोई भी नहीं चाहता कि जो फार्मर्स है वो उनके अगेंस्ट हो जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद लॉज वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने कन्वर्जन को रोकने के लिए बिल वगैरह बनाया है। ये सारे आप चीजें अगर देखोगे तो ये क्या कर रही हैं, आपसे कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम को छीन रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है, कि इंडिया जो है वो किस स्टेट में है, फ्री है, पार्शली फ्री है या फिर नॉट फ्री है। ओके, चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट आर्टिकल, जो कि किससे रिलेटेड है, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, क्या कंटेस्ट है,
एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है हमारी। पहला क्वेश्चन जो यहां से निकल कर आता है, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशन का मेंबर है या नहीं? ठीक है, चलिए, इसने क्या किया है ना, रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया है वॉर क्राइम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि पैलेस्टाइन टेरिटरी जो कि इजराइल के द्वारा ऑक्यूपाइड की गई है, ठीक है ना, वहां पर वॉर क्राइम्स वगैरह कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज को ये पूरा क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। ऑलराइट, अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड और हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। पहले आप मैप देख लीजिए, ठीक है ना, यह है इजराइल का मैप। यहां पर है गोलन हाइट्स, यहां पर है वेस्ट बैंक। ओके, वेस्ट बैंक एक्चुअल में ईस्ट साइड में है इजराइल के, ठीक है ना। यहां पर है गाजा स्ट्रिप, जिसे गाजा पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये जो तीनों एरियाज है ना, वो इजराइल के कंट्रोल में नहीं होते थे, ठीक है ना, वो इजिप्ट के, जॉर्डन के और सीरिया के कंट्रोल में हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, 1967 में एक 6 डे वॉर हुआ किन के बीच में, जिसे अरब इजराइल वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर एक साइड में था इजराइल और उसके अगेंस्ट में कंट्रीज हुआ करती थी, ये जो तीनों उसको सराउंड किए हुए हैं, इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया। ये तीनों कंट्रीज इजराइल के अगेंस्ट में थी। इजराइल ने विद इन 6 डेज, 6 दिनों के अंदर इस लड़ाई को खत्म कर दिया। गोलन हाइट्स को सीरिया से छीन लिया, ठीक है ना, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को जॉर्डन से छीन लिया, ठीक है, और जो गाजा स्ट्रिप है उसको इजिप्ट से छीन लिया। यानी कि 6 दिनों के अंदर तीनों कंट्रीज को हरा दिया वॉर में, ठीक है ना। ओके, ये बताता है कि इजराइल कितना पावरफुल है उस रीजन में, कितनी बड़ी पावर है इजराइल। ओके, 6 दिन के अंदर उसने 3 कंट्रीज को हरा दिया, और वो भी सराउंडेड होने के बावजूद। काफी बड़ी बात है, काफी बड़ी अचीवमेंट है। 2014 से ही गाजा वॉर और 2018 से गाजा बॉर्डर क्लैशेस वगैरह काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, ठीक है ना। इजराइल सेटलमेंट बिल्डिंग इन द वेस्ट बैंक, इजराइल जो है वो अपने सेटलमेंट्स को बिल्ड कर रहा है वेस्ट बैंक वाले एरियाज में। यहां पर काफी ज्यादा आरोप लगते हैं इजराइल के ऊपर कि इजराइल क्या कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है या फिर वॉर क्राइम्स वगैरह कर रहा है, ठीक है। द इंक्वायरी विल आल्सो लुक वेदर द रॉकेट फायर बाय हमास एंड अदर ग्रुप्स फ्रॉम गाजा अमाउंट्स टू वॉर क्राइम, ठीक है। हमास क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क कर रही है वहां पर। ओके, तो अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा वो हमें आगे पता चल जाएगा, तब हम इसे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन तब हम पूरा आर्टिकल फिर से दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मेन कंटेस्ट में आपको बताकर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आईसीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। इसको सेटअप किया गया था एक रोम स्टैट्यूट से। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, हेग नीदरलैंड्स में है, ठीक है ना। किन चीज़ों से डील करता है, तो ऐसे जिनोसाइड के क्राइम्स हो, वॉर क्राइम्स हो, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, या फिर क्राइम्स ऑफ एग्रेशन वगैरह हो, इन सब क्राइम से डील करता है। याद रखना, इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसकी पार्टी नहीं है, ना ही यूएसए इसकी पार्टी है और ना ही चाइना इसका मेंबर है। ओके, गोलन हाइट्स देख चुके हैं हम, इसकी लोकेशन कहाँ है, किससे इसको ऑक्यूपाई किया गया है, तो सीरिया से इसको ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। किसने, इजराइल ने। ओके, अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, यूएसए ने जेरूसलम और जो गोलन हाइट्स है उसको इजराइल का पार्ट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।